हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो गति है यानी कि मोशन का चैप्टर है वो, और इसके साथ हम फोर्सेस को भी जानेंगे यानी कि बल को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं गति की यानी कि मोशन। तो गति होता क्या है? तो देखिए हमारे पास जो है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती है तो वह वस्तु गति अथवा ठीक है जो गति है आपका गति अवस्था में कही जाती है। यानी कि बात यह कही जा रही है, अगर हम इसको आसान शब्दों में बात करें कि कोई एक वस्तु है अपने वातावरण में रखी है और समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है। यानी कि वो यहाँ पे है 1 बजे, मान लीजिए टाइम लेते हैं हम, 1 बजे वो यहाँ पे थी, 2 बजे वो यहाँ पे आ गया, 3 बजे वो यहाँ पे आ गया, 4 बजे वो यहाँ पे आ गया, 5 बजे वो। तो समय के साथ वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो गति को मतलब अपनी पोजीशन को बदल रहा है, अपनी अवस्था को बदल रहा है। तो ये अपनी एक गति अवस्था में मोशन के साथ हो रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर वातावरण के सापेक्ष समय के साथ साथ अगर वो बदलता जाता है, अपना पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि वह वस्तु गति में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ साथ नहीं बदलती तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। यानी कि फिर से एग्जाम्पल, ये एक वस्तु है, 1 बजे भी यही थी, 2 बजे भी यही, 3 बजे भी यही, 4 बजे भी यही, 5 बजे भी यही, 6 बजे भी यही। तो समय के साथ वो एक ही जगह पे है, तो स्थिति नहीं बदल रही। इसका मतलब यह है कि वह जो है गतिमान नहीं है, यानी कि वह विराम अवस्था में है। चलिए और कुछ हम देखते हैं पॉइंट्स। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, ठीक है, मार्ग की संपूर्ण लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं यानी कि दूरी कहते हैं। यानी कि वही चीज, कोई वस्तु है एक निश्चित समय में इस बिंदु से इस बिंदु तक चली तो उसके द्वारा जो ये दूरी तय की गई इसको हम बोलेंगे दूरी या फिर डिस्टेंस। ठीक, तो ये चीजें जो है कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है। यह एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर जो राशि है, इसका मात्रक मीटर है। इसका मात्रक क्या है? मीटर। देखिए अदिश क्यों? अदिश मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि जिसमें दिशा का कोई बोध ही ना हो। तो अब गति की बात की जा रही है। मान लीजिए ये वस्तु है, यहां भी जा सकती 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 है और यहां भी जा सकती है। कहीं भी दिशा में जा सकती है। तो दिशा निर्धारित नहीं है, कहीं भी जाएगी तो गति होगी। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर है। गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी सदैव धनात्मक होगी। चली गई दूरी धनात्मक होगी, बनी सी बात है, कोई पॉजिटिव नहीं होगा कि अगर वो गतिमान है तो 1 किलोमीटर ना चल के -1 किलोमीटर चला, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर विस्थापन की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी, यानी कि ये हो गई प्रारंभिक स्थिति और ये हो गई मान लीजिए अंतिम स्थिति। तो इसके जो बीच की दूरी है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या विस्थापन बोलते हैं। इसमें एक दिशा रहेगी। इसमें एक दिशा इसलिए रहेगी, क्यों रहेगी दिशा? क्योंकि अगर बोला गया कि यहां से वस्तु स्टार्ट हो रही है और एंड पॉइंट ये है स्टार्ट और ये है एंड पॉइंट, तो यहां पर क्या होगा कि अब मान लीजिए साउथ में है चाहे ईस्ट में है, तो यहां से जा रहा है तो इसकी दिशा आपको पता है कि ये इस दिशा में जा रहा था, तो इसलिए इसको हम सदिश राशि बोलेंगे। एक और पॉइंट था इसमें कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य दोनों होगा। ये अभी धनात्मक है, शून्य कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे पूरा घूम के वस्तु जो है फिर यहीं पे आ गई, तो गतिमान भी थी, उसने दूरी भी तय किया, लेकिन इसका जो है जो विस्थापन की हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु इकाई समय यानी कि कोई एक मिनट मान लीजिए आप, उस समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी हम चाल कहते हैं।
ठीक है, दूसरे शब्दों में चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल, या फिर हम दूरी बटे क्या समय भी कर सकते हैं। ठीक, दूरी बटे समय भी कर सकते हैं। तो ये चाल की परिभाषा है, मेनली नॉर्मल सी परिभाषा है, सबको याद ही रहती है। चाल एक अदिश राशि है, इसमें भी देखिए दिशा का हमको पता नहीं है किस साइड है, तो चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एसआई मात्रक, जिसमें अब मीटर प्रति सेकंड का जो है इनवर्स लिखा जाता है, यानी कि वही चीज देखिए मीटर बटे हमने हम सेकंड किया, तो जैसा कि हमने विमीय सूत्र में बताया था कि जब ये s ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसा भी डिनोशन में दे सकते हैं। सांकेतिक रूप मीटर बटे एस या फिर ms ऐसा भी हम लिखा जाता है। चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल जो होगी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक ही होगी। चलिए, आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जो है आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो एनसीईआरटी से ये चीजें निकाली गई हैं। कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक की साइंस इसमें मैं कवर करूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम में आते ही हैं या जिनके आने की संभावना है, उन्हीं को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। चलिए और कुछ चीजें देखते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि वही चीज विस्थापन हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से वस्तु गई एंड पॉइंट तक गई, ए से बी तक, तो ये जो विस्थापन होगा, जो दूरी होगी, उस जो दूरी मान लीजिए 500 किलोमीटर, तो 500 बटे जितना समय उसका लगा है ना, तो वो, तो उससे हम उसका वेग का भी पता कर लेंगे। वेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन की बात की गई है, विस्थापन शून्य होगा तो उसका वेग भी शून्य हो जाएगा। यह चीज यहाँ पर कुछ और की गई है। चलिए कुछ और चीज की बात करते हैं कि किसी वस्तु के वेग, ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि किसी वस्तु का वेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे या फिर एक्सीलरेशन उसको हम बोलेंगे। त्वरण एक सदिश राशि है तथा इसे वेक्टर ए के ऊपर जो है वेक्टर से डिनोट किया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं। विमीय सूत्र में ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है और इसको आजकल जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये चीज बहुत ही बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूले भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या फिर समय भी आप उसको बोल सकते हो। बल, फोर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फोर्स में क्या है कि फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो मेनली बल की बात करें, यानी कि न्यूटन साहब के अनुसार कि अगर जैसे कि उन्होंने बताया, न्यूटन ने क्या है, गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कोई वस्तु है तो ये अगर इस पे कोई फोर्स लगाओगे तो ये गतिमान हो जाएगी, यानी कि इस पे पीछे से आप फोर्स लगा रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि वो गतिमान हो जाएगी, यानी कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी, जैसे पहले थी वैसा नहीं रहेगी। तो ये चीजें हमने यहाँ पर, गति है यानी कि गति बनाने के लिए फोर्स की आवश्यकता जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आपको परिवर्तन करना है किसी की अवस्था में तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए, बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन है तथा यह उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने में, ठीक है, कार्य करके उसमें अपनी दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ये याद रखना है। ये आईएमपी है क्योंकि यही पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो डाइन होगा। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये अगर आप याद है तो एग्जाम में 1 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? सबसे पहले कि जो बल है वो क्या करता है, किसी भी जो पदार्थ है, मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी अवस्था में चेंज करेगा। दूसरा कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। चलिए, बल की बात करें। बल प्रायः यानी कि कर्ष यानी कि पुश तथा अपकर्ष पुल के स्वरूप में लगाए जाते हैं।
परंतु प्रकृति में बल मूलतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, या फिर प्रबल बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटेल ऐसा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि हमारा जो ग्रेविटी है, जब गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आएगा तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ। गुरुत्वाकर्षण यानी कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। नॉर्थ और साउथ पोल इसमें भी होते हैं। चुंबक की तरह हमारी पृथ्वी कार्य करती है। तो पृथ्वी पर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिर जाती है, यानी कि ये हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी हर चीज को खींचती है। तो ये हो गया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि विद्युत की जो सहायता से हम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, और वो भी किसी की हर चीज मतलब जिस चीज के लिए बनाया गया है उसको वो वहां पर आकर्षित करेगा। तो ये एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। तो दुर्बल बल क्या, जो कमजोर तरीके का बल हो। आप किसी भी चीज को कमजोर तरीके से अगर किया जा रहा है तो वहां पे दुर्बल बल हो जाएगा। जैसे कि ग्रेफाइट है तो उसके जो अणु होते हैं उनके बीच में दुर्बल बल होता है, ज्यादा बल नहीं होता। प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, जैसे कि हीरा है आपका, नेचुरल में बात करें तो उसके बीच की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि दुर्बल बल और प्रबल बल। बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं, गति की बात चल रही है तो यहाँ पर गति की बात में अगर न्यूटन साहब ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये न्यूटन जी हैं हमारे, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन जी ने कब 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। तो पहला गति का नियम देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रही जब तक उस पर कोई बाह्य बल आकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो भाई मैंने बोला गति और बल एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई वस्तु अगर जैसे कि अंतरिक्ष में होता है ये सब चीजें, 40 की स्पीड से अगर वो चल रही है तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक उसको या तो कोई पीछे से और धक्का ना दे दे या फिर आगे से कोई आकर रोक ना दे। तो निर्वात में ये चीजें लागू होती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अगर हम पृथ्वी पे बात करेंगे तो अगर 40 की स्पीड से हमने उसको फेंका तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है हमारा। तो इसलिए ये चीज निर्वात पे लागू हो रही है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वैसी ही रखी रही। अब देखिए चलती अवस्था में तो है, लेकिन अब विराम अवस्था में मान लीजिए रखी हुई है तो उसको भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये पृथ्वी पे जैसे कोई वस्तु रखी रहती है तो विराम अवस्था में जब तक रखी रहेगी जब तक आप उसको धक्का ना दो या कोई उसको धक्का ना दे या कोई फोर्स ना उस पर लग जाए। तो ये चीजें यही न्यूटन जी ने प्रथम नियम में बताया कि कोई भी वस्तु है जब तक उसकी अवस्था चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये सीधा सिंपल सा फैक्ट उन्होंने बताया न्यूटन जी ने। चलिए और चीजें देखते हैं क्या बताया। अब प्रथम नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए कम ऑन फिर से, गैलीलियो का नियम क्वेश्चन ऐसा बनेगा, गैलीलियो का नियम किसको कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है, या जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो एक ही आंसर एक ही है लेकिन घुमा के 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व है 2 प्रकार का, एक है विराम जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। अब विराम क्या होता है कि जैसे कि कोई वस्तु रखी हुई है तो वो विराम अवस्था में, अब एक मान लीजिए बस का, जैसे सबसे ज्यादा बस का एग्जांपल दिया जाता है, या कहीं भी आप बैठे हुए एकदम से कोई वस्तु चलेगी तो निचला हिस्सा आपका टच है तो वो क्या होगा कि बढ़ेगा लेकिन ऊपर का हिस्सा टच नहीं, तो आप एकदम से पीछे की ओर झुक जाओगे, ठीक। और गति का जड़ा तो क्या होता है, चलती हुई गाड़ी है उसमें भी नीचे का हिस्सा आपका टच है तो एकदम से अगर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ चले जाते हो क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है वो उसी अवस्था में बना रहता है। तो ये दोनों फैक्ट हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। जैसे दैनिक जीवन में गति के निम्नलिखित उदाहरण है, देखते हैं क्या। ठहरी हुई मोटर या फिर रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे यही जो मैंने पहला बताया आपको, ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, ये दिया मैंने यहाँ पर जो विराम अवस्था,
तो वही चीज थी यहाँ पर। तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकता है, यानी कि विराम का जड़त्व हो गया। चलती हुई मोटर गाड़ी पर अचानक रुक जाने पर आगे की ओर झुकते हैं, तो ये हो गया आपका गति का जड़त्व। चलती हुई बस से उतरते समय यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं। फिर कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के कण गिर जाते हैं, यानी कि वही है, वो विराम अवस्था में रहते हैं। एकदम से छड़ी पड़ी तो वो वहीं रह गए, कंबल हट गई। तो ये चीजें हैं जो विराम अवस्था का जड़त्व है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। तो ये सब चीजें जो है क्या है, उसके एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या पता चलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें फोर्स की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? डेफिनेशन मिलती है। तो ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी, इवन एमपीपीएससी, यूपीएससी, इन सब एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रेलवे, आरआरबी, एसएससी, ये तो उनके फेवरेट ही क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। और कुछ पॉइंट देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, मास तथा वेग, वेलोसिटी के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग की बात करें तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है संवेग, यानी कि द्रव्यमान और उसके वेग के अगर हम गुणा कर दें तो वह कहलाएगा संवेग, यानी कि मोमेंटम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन है और एक बस है, दोनों 50 की स्पीड से जा रही हैं, ठीक। आगे जाके मान लीजिए टकरा जाती है, किसका संवेग ज्यादा होगा? ट्रेन का या बस का? किसका संवेग ज्यादा होगा? तो इसमें आंसर आप इसी फॉर्मूले से लगाओगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब देखिए, ट्रेन 50 की स्पीड, बस 50 की स्पीड। मान लीजिए ट्रेन का हमने मास लिया 500 केजी, ठीक है, और वेग था 50। अब बस की बात करें तो वो 100 ही था, तो 100 इंटू 50। तो इसमें क्या हुआ? ये हो गया आपका 5000। बस का कितना निकला? आपका 5000 निकला। लेकिन इसका कितना लिखने का? ट्रेन का अगर निकालोगे तो 25,000 निकलेगा, यानी कि संवेग किसका ज्यादा होगा? ट्रेन का। तो कुल मिला के भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा। तो जो भी बड़ी वस्तु होगी, भारी वस्तु होगी, तो उसका संवेग ज्यादा होगा। तो ऐसा रियल लाइफ के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। तो संवेग का मात्रक आपको याद रखना है, एक तो ये सदिश राशि है, दूसरा न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक होता है, या फिर किलोग्राम केजी मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। दो चीज, एक न्यूटन के फॉर्म में न्यूटन सेकेंड और दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। मात्रक में मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मात्रक जो है इंपॉर्टेंट है, मात्रक पूछे जाते हैं। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखते हैं। 3 नियम बताए थे उन्होंने। दूसरा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में क्या होगा के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है ना, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यानी कि जो संवेग का परिवर्तन होगा वो जो बल जिस दिशा में आरोपित किया जा रहा है वहीं पे होगा। तो और चीजें देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि अब यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F तथा उसका द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a हो, तो उस नियम के अनुसार क्या होगा? यानी कि इस नियम के अनुसार फोर्स बराबर होगा मास यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये तो एक क्वेश्चन चीज और, ये है आपके पहले, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, न्यूटन का पहला नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है दूसरे नियम का ही एक अंग। क्योंकि पहले में हमको क्या मिल रही थी? डेफिनेशन मिल रही थी, किसकी? फोर्स की डेफिनेशन। और दूसरे नियम में हमको क्या मिला? न्यूटन के दूसरे नियम में हमें बल का व्यंजक प्राप्त हो गया, हमको वेरिएबल मिला। बल का वेरिएबल जो है व्यंजक दूसरे मिला। ये दो क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है, बल में का जो वेरिएबल है वो किस नियम में प्राप्त होता है? तो वो जो हमको मिलता है वो मिलता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम में, और बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम में। तो ये सब चीजें याद रखना है। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि F बराबर m इंटू ए, जो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ जो है मोशन, यानी कि न्यूटन के लॉ का। चलिए, अब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी तो वो मास इंटू
जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होगा उससे हम बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बात की जा रही है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं और भार को W से तथा गुरुत्वीय त्वरण को G से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे W की बात की गई इस प्रकार M इंटू ए, यानी कि M है A ही हो रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होगा 9, क्योंकि जो G का मान होता है वो कितना होता है 9.8 न्यूटन हमने पढ़ा है, या फिर जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने पढ़ा है इसको, G का मान इतना होता है। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम भार का जो अगर हम निकालेंगे आपके गुरुत्वीय बल में तो वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो ये चीज आपको याद रखना है, मेनली G के मान के लिए समझाया गया। तो G का मान कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है, या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर MS इसके ऊपर -2 की पावर। तो इस 3 तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। चलिए अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या बोला जा रहा है, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो है मतलब बराबर प्रक्रिया होती है। वही चीज आपने जैसे दीवार है, दीवार पे एक रबड़ की बॉल मारी 50 की स्पीड से, तो वो क्या होगा क्रिया के बराबर, प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, तो बॉल वापस उसी स्पीड से आपके पास आएगी। तो यही चीज न्यूटन ने बताया है। तो न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से पहले तथा तीसरे नियम का जो है निगमन किया जा सकता है, यानी कि जो दूसरा है F बराबर ma, इससे आप पहला नियम को भी डिराइव कर सकते हो। और मतलब मेनली जो सेकंड नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तीसरे नियम को भी हम इससे इसका निगमन किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पे बोला गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि न्यूटन का कौन सा ऐसा नियम है जिससे दोनों नियम को हम डिराइव कर सकते हैं, दोनों नियम का निगमन हो जाएगा उससे। तो वो है आपका सेकंड नियम, सेकंड लॉ जो है आपका न्यूटन का, उससे आपका ये चीजें सही हो जाएंगी। चलिए आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। क्विक टाइप का है, बहुत ही ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी सार संग्रह है। दैनिक जीवन में तीसरे नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये भी तीसरा नियम का है। जब नाविक नाव के किनारे कूदता है तो वह नाव पर पीछे की ओर बल लगाता है, नाव को धक्का दिया उसने पीछे की ओर। जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, यानी कि हम स्विमिंग करते हैं तो हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बल इधर लगाते हैं लेकिन बढ़ते आगे, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है। तो ये तीसरे नियम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आज गति पढ़ा, गति में थोड़ा सा हमने बल भी देखा, क्योंकि बल के बिना जो है गति का कोई रोल ही नहीं है। चीजें हमने यहाँ पर सीखी। सार संग्रह था एनसीईआरटी का। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।